हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और इस चैनल पर हम कर रहे हैं EMRS स्पेशल जो है उसके लिए पीजीटी केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। उसी सीरीज़ में हमारा थर्ड लेक्चर का आज सेकंड लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उसके ट्रेंड्स किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ये पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, अब तुम्हें ये पता है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस शेल में है, तो थोड़ी सी एनर्जी लेके इस शेल में भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे आगे जा सकते हैं। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि ये इतनी दूर चला जाए जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज को फील ना कर पाए, उसी को क्या बोलेंगे, सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी। उतनी एनर्जी जो लगेगी, आ गया समझ। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है। बोहर ने यही बोला था ना कि वो खुद से जंप नहीं करेगा, उसको एनर्जी मिलेगी तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक शेल से दूसरे शेल में। तो मान लो ये यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा तो एनर्जी लेगा। इसी तरह से हम अगर इसको इतनी एनर्जी दे दें कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है अट्रैक्शन है उसको वो इफेक्ट फील ना हो, यानी कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हम उसको लेके जाके छोड़ दें तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी, वही क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब आयन बनाने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी, एंथैल्पी क्या है, एनर्जी। आयनाइजेशन आयन, आयन के लिए एंथैल्पी, आयन के लिए जो एनर्जी है वही क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन, ये ध्यान रखना, आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये जो दो तीन वर्ड्स है उनको ध्यान रखना। आइसोलेटेड गैशियस एटम होना चाहिए, मतलब अलग से एटम होना चाहिए। ऐसे नहीं करना है कि Cl2 था, वहाँ से तुमने डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होगी। वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, वो अलग बात है। एटम अकेला आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी से बाउंड नहीं होना चाहिए, वो गैशियस स्टेट में होगा। सिंपल सी बात है, अगर तुम एनर्जी दे रहे हो तो वो पहले गैशियस स्टेट में चला जाएगा। गैशियस स्टेट में कोई भी एटम है आइसोलेटेड है, उसका जो सबसे लूजली बाउंड है, सबसे ढीला, जो जिस पे सबसे कम अट्रैक्शन है, उसको बाहर निकालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आया समझ, इतनी सी बात है। अब दूसरी टर्म कभी कभी क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इन दोनों को हम इस लेवल पर इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला हो या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला हो, एक ही मतलब समझना है उसका। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि इतना मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो उसे पॉजिटिव चार्ज की तरफ इतना पोटेंशियल लगाया जाएगा कि वो अपनी शेल को छोड़ के निकल जाए एटम से, ठीक है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस, कम से कम कितना पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें लगाना पड़ेगा, वो क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किस यूनिट में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकता है। मान के चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कि कितना वोल्ट लगाया तुमने, इससे ध्यान रहेगा पोटेंशियल। अब इसमें क्या है कि इनकी कुछ यूनिट होंगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, एंथैल्पी एनर्जी है तो एनर्जी की ही तो यूनिट आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट हो जाएंगी ना, क्योंकि है तो ये भी एनर्जी। तो एनर्जी किस में हो सकती है, आपकी जूल में हो सकती है, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, इन सब में हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कभी कभी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने की, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैलोरी में या किलो जूल में, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद करके रखनी है। ये तो बहुत सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल्स पर एटम होता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल पर एटम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे किसके बराबर होगा, कितने जूल्स के बराबर होगा, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसको याद रख लोगे। उसके बाद है किलो जूल पर मोल, ध्यान रखना ये पर एटम है। एक एटम की बात करें तो इसको यूज़ कर लेना, पर मोल की बात करें, एक मोल की बात होगी तो 96.49 किलो जूल पर मोल यूज़ करना है। आगे समझ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर कन्वर्ट करना है। अब वही जूल को कभी कभी कैलोरी में भी पूछ लेते हैं। अब इस कैलोरी को किलो कैलोरी भी बोल सकते हो। तो एक कैलोरी में अपने कितने जूल्स होते हैं, 4.184 जूल्स। तो उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्जन किया है। ये बहुत कम काम आते हैं, मेन ये और ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन तीनों का रिलेशन, ठीक है। कर लोगे, इतना समझ आया होगा। अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छे से समझ आएगा। क्या बताया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये कोई भी एटम होगा, वहाँ से मान लो इस इलेक्ट्रॉन को तुमने निकाल दिया बाहर, तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, बच क्या गया पीछे आपके पास, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बच गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस था और ये पूरा एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसकी वजह से। तो इसको अगर मैं सिंपल रिप्रेजेंट करूँ तो उसको कैसे लिख सकती हूँ, ये कोई भी मेटल होगा मेरे पास, ये कोई भी मेटल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, -1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हो, -1 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बचेगा क्या मेरे पास, M पॉजिटिव।
ठीक है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को ही क्या बोलते हैं, कटायन। ठीक है, तो आयनाइजेशन होने के बाद क्या बचता है आपके पास, कटायन बचता है। और इसको अगर वैसे लिखना है M, ये कन्वर्ट हो जाएगा M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या क्या होती हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, पहले तो ये देखोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी वो हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे खुद नहीं जा रहे, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी लेनी पड़ रही है, तो वो पॉजिटिव है। ये बात तो पता होगी ना कि जब एनर्जी हमें देनी पड़े, मतलब अगर हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव होती है, और अगर सिस्टम रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वो नेगेटिव होती है। इसको ध्यान कैसे रखना, हमारा माइंड है, वहाँ से नेगेटिव थॉट्स निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स निकल रहे हैं, मतलब अगर एनर्जी निकल रही है तो सिंबल नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, आई होप समझ आया होगा। इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे रहे हैं तब जाके वो बाहर निकल रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव होगा हमेशा। अब एक बात सोचो, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के बाहर वाली शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये मान लो एल्यूमिनियम की शेल है, ये मान लो एल्यूमिनियम की शेल है, यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास। ठीक है, सबसे बाहर वाली शेल की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो कम अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से। सिंपल सी बात है, रेडियस वगैरह में भी समझाया था अच्छे से। तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन तुम्हें कहाँ मिलेगा, सबसे दूर मिलेगा एटम से, और वो कौन सी होती है, वैलेंस शेल होती है या फिर आउटर मोस्ट। ठीक है, तो इसलिए क्या मान के चल रहे हैं हम, अब बाहर वाली लेके चलेंगे सीधे। ये है एल्यूमिनियम मेटल तुम्हारा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैंने एक को एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, निकलने के बाद इसको क्या बोलूँगी मैं, पहली आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगा, IE1 से डिनोट करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके निकलने के बाद अभी 2 इलेक्ट्रॉन तो और है ना इसके पास, शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो वो क्या करेंगे, अगर मैंने और एनर्जी प्रोवाइड की, एक्स्ट्रा एनर्जी दी, तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकल के बाहर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, और उसको कैसे डिनोट करेंगे, IE2 से। सिंपल है। और अगर थर्ड को भी और एनर्जी एक्स्ट्रा दी मैंने, तो थर्ड वाला भी बाहर निकल जाएगा, वो IE3। तो ये जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम निकलते जा रहे हैं, इसी को क्या बोल देंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक के बाद एक को कितना आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, वो है। आगे समझ, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ है नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले को निकालने के लिए एनर्जी दोगे, पहला निकल गया, उसके बाद दूसरा बचा, दूसरे को निकालने के लिए कितनी दे रहे हो, और तीसरे को निकालने के लिए कितनी दे रहे हो। किसी में 4 होंगे तो चारों को निकालने के लिए। आगे अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले ये देखो, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव बन गया एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई IE1 579 किलो जूल पर मोल में है सब। अब इस एल्यूमिनियम पॉजिटिव जो बचा हुआ है उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो एल्यूमिनियम +2 बचेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हो गई। इसी तरह इस एल्यूमिनियम +2 से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो बन गया एल्यूमिनियम +3 और ये होगी IE3। ठीक है, अब इनमें कुछ ट्रेंड दिख रहा है तुम्हें, ये सबसे कम है, ये ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ये सबसे कम है, ज़्यादा है, मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जा रहे हैं हमें और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है। ये सिर्फ 579 किलो जूल पर मोल लेके बाहर निकल गया था, लेकिन इसको 2785 किलो जूल पर मोल चाहिए थी। आया समझ? अब ये क्यों है इसको समझो। सबसे पहले था हमारे पास ये न्यूक्लियस, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है अपना, ये एल्यूमिनियम का एटम, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं। शुरू में तो तीनों इक्वल एनर्जी के होंगे क्योंकि एक शेल में जो भी होगा वो सब सेम एनर्जी के होंगे। ठीक है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब मैंने क्या किया, इसको 579 एनर्जी दे दी इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ये बाहर चला गया, निकल गया बाहर। इसके बाहर जाते ही क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, न्यूट्रल एटम में क्या होता है, न्यूट्रल जो एटम होगा उसमें प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तभी तो पॉजिटिव चार्ज बराबर हो गया नेगेटिव के। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो ये क्या करेंगे, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींच के कंट्रोल में कर लेगा, उनको पकड़ के रख लेगा अच्छे से। ठीक है, तो अब इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या है, तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी दोगे तभी तो छोड़ेगा ना इसको। ठीक है, तो अब तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी 1795 जो भी है, तो उसने क्या किया, इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ कर दिया। ठीक है, अब इस पे क्या हो गया, ये निकलने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बाहर बचा है, और लेकिन न्यूक्लियस पे क्या है,
2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए अब, लेकिन चार्ज वो कम है, तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया है। तो अब इसको ये और पास में पकड़ के रखेगा, ठीक है। पकड़ के रखेगा तो तुम्हें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको दूर निकालने के लिए, ठीक है। सिंपल इसीलिए क्या है, ये जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाओगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और वो उनको इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना शुरू कर देगा। तो इसलिए तुम्हें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो ये था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, और ये क्यों होता है इंक्रीजिंग में। और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी, कहीं पे भी आपको नेगेटिव है आंसर में पहले उसको कट कर दो, वो नहीं होगा, ठीक है। यूनिट्स वगैरह समझ आ गई होंगी। अब एक बार हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन में आता है, बहुत बार आता है कि तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी दे दी जाती है, लाइक फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड और थर्ड। तो तुम्हें ये फाइंड आउट करना होता है ये कौन सी वैलेंसी शो करेगा मेटल, कौन सा आयन बना देगा, या फिर ऑक्सीजन के साथ इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बात घूम फिर के इसी बात पे आती है कि कौन सी जो वैलेंसी है वो सबसे स्टेबल है, इसमें से कौन सा कटाइन स्टेबल होगा, ठीक है। तो वो देखते हैं। एक तो तुम अजम्पशन अगर लगाओगे तो यहीं पे पता चल जाएगा। अगर तुम्हें IE4 गिवन होती है इसमें, तो वो तुम्हारी 15,600 समथिंग कुछ हो जाती। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन 2,000 से सीधा 15,000 चला गया। तो ये वाली जो है सबसे कम वाली है, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी स्टेबल आयन हो जाएगा। और ये कौन सा था, एल्यूमिनियम +3, ठीक है। इस तरह से आइडिया लगा सकते हो कि अब तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही नहीं रहा है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा, ठीक है। तो ये +3 तक ही स्टेबल है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को नहीं दे रहा, मतलब +3 ज़्यादा स्टेबल है। तो ये है कि तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। जो बड़े वाला है, मतलब एल्यूमिनियम +3 +2 +1 है, तो जो बड़े वाला, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 2 - 1, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 3 - 1। जो आयनाइजेशन एनर्जी है बड़ी वाली की, आयनाइजेशन एनर्जी जो ज़्यादा चार्ज वाला कटायन है, ठीक है, ज़्यादा चार्ज वाला कटायन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी माइनस जो कम चार्ज वाला कटायन है, इन दोनों का डिफरेंस अगर तुम लोगे और वो कम आ गया या फिर बराबर भी आ गया, कम ही लगा लो, बराबर तो क्या है, कम आया है इस वैल्यू से, ठीक है, या इस रेंज में लाई कर रहे हैं 965 टू 1450 किलोजूल पर मोल, इससे कम है या फिर इनके बराबर इस लेवल में है, तो क्या होगा, तुम्हारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, ठीक है। जो बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है ये वाली, ये स्टेबल हो जाएगी। कैसे, एल्यूमिनियम का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो एल्यूमिनियम की +3 बनाने के लिए जितनी एनर्जी मैंने दी थी वो, माइनस एल्यूमिनियम +2 बनाने के लिए जो एनर्जी दी थी आयनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस जब मैंने निकाला है ये वाला 2758 - 1795, तो मेरा आंसर आया 963 किलोजूल पर मोल। इसी रेंज में लाई कर रहे हैं, मतलब इससे कम ही है ना, इनके बराबर सा है, इनसे कम है, तो क्या होगा, इनमें से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है वो देखो। तो इनमें से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम +3 होगा, ऑब्वियसली उसमें से दूसरा माइनस किया है, तो ये क्या है, +3 क्या है, स्टेबल है, ठीक है। आगे समझ, इसी तरह से तुम्हारा काम है एल्यूमिनियम +2 माइनस एल्यूमिनियम +1 करके देखो वैल्यू क्या आ रही है और फिर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आई होप ये समझ आएगा। इस रेंज में मतलब 1450 से कम होनी चाहिए तुम्हारी, 1450 किलोजूल पर मोल से कम अगर डिफरेंस आ रहा है तो तुम्हारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। State the energy required to convert all the atoms of magnesium to magnesium ions present in 24 gram of magnesium vapors. First and second ionization energy of magnesium are this and this, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें गिवन है, मतलब पहले मैग्नीशियम कन्वर्ट होगा Mg पॉजिटिव में, ठीक है, और फिर ये मैग्नीशियम पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हुआ होगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में। तो इसके लिए जो एनर्जी है वो आपको चाहिए होगी 737.76, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो है 1450.73, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मैग्नीशियम से डायरेक्ट यहाँ पे मेरे को लेके जाना है, तो ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी दोनों देनी पड़ेगी मुझे। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरे के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो अगर मैं इसको सीधे सीधे लिखूँ तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 में जाना है, सिंपल। तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी मुझे, ये 73, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, ये टोटल एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी, तो इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास टोटल एनर्जी। इसके लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, दिस वन, और इसकी यूनिट क्या है, क्या गिवन है हमें, किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल मतलब एक मोल के लिए मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी किसके लिए चाहिए होगी, एक मोल के लिए, आए समझ, एक मोल के लिए इतने किलोजूल एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन मेरे पास एटम्स या फिर कितने मोल्स प्रेजेंट है मुझे ये पता होना चाहिए। अगर एक मोल के लिए इतने हैं तो मेरे मोल्स को कितना चाहिए होगा, 24 गिवन है तुम्हें, 24 ग्राम।
मोल्स कैसे निकालते हैं अब ये तो पता होगा, गिवन जो मास होता है उसको डिवाइड कर देते हैं हमारा एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूल की बात होती है मॉलिक्यूलर मास से, आया समझ। तो इसका है 24 ही इसका वो होता है एटॉमिक, एक सेकेंड, तो इसका क्या है 24 ही एटॉमिक मास होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल है तुम्हारे पास, ठीक है। और 1 मोल के लिए मुझे इतनी ही तो एनर्जी चाहिए थी, हो गया। तो यही एनर्जी आ जाएगी मेरे पास। अगर मुझे यहाँ पे गिवन होता है 24 की जगह पे मान लो 12 ग्राम, तो क्या हो जाता है 12 ग्राम में कितना मोल हो जाता है मेरा 0.5, आधा मोल हो जाता है ना। तो 1 मोल के लिए इतनी चाहिए, तो हाफ मोल के लिए इसका भी हाफ हो जाएगा। अगर कुछ और वैल्यू आती तो उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं इसको। कई बार क्या करते हैं यहाँ पे मिलीग्राम दे देते हैं, मिलीग्राम। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 24 मान के चलो, इसको 24 मिलीग्राम है, तो 24 मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मिलीग्राम में ग्राम 10⁻³ ही होते हैं। ये ग्राम में होने के बाद तुम एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, वो ग्राम में होता है क्योंकि कैंसिल करने के लिए इसमें कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ये आ जाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई। यूनिट्स का ध्यान रखना, ग्राम मिलीग्राम में कंफ्यूज मत होना, और बस यही सब है। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। ध्यान से एक बार फिर से कोई और एग्जांपल लेके खुद से सॉल्व कर लो इसको। अभी हम लोग पहले ये जो 5 फैक्टर्स हैं जिससे आयनाइजेशन एनर्जी को फर्क पड़ता है, कम होगी ज़्यादा होगी, वो इस पर डिपेंड करेगा। इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि जब नेक्स्ट ट्रेंड वगैरह करेंगे तो रीज़न समझ आ जाए आपको, ठीक है। पहले ये समझते होते क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी मतलब किस किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। ये तो अभी तक आपको खुद से भी समझ आ जाना चाहिए। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा अपने पास, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, एनर्जी भी वैसे वैसे बढ़ेगी आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। आगे समझ, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, कम पकड़ पाएगा उसको। एटॉमिक साइज, और ये इससे रिलेट कर सकते हो तुम। क्या है कि साइज, एक तो मान लो न्यूक्लियस ये वाला है, ये न्यूक्लियस है, इसके बिल्कुल पास में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा ना ये, या यहाँ पे घूम रहा है मान लो कोई बिल्कुल लास्ट वाले में, तो उसको कम अट्रैक्ट कर पाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी या फिर एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके पास तो पहले से ही ज़्यादा एनर्जी है ना, इतना अट्रैक्टिव फोर्स है नहीं, इसको पकड़ के नहीं रख रहा है ये न्यूक्लियस, तो क्या करेगा, आराम से थोड़ी सी एनर्जी देंगे और ये निकल जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे है तो ये न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करके रखेगा और तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको यहाँ से भगाने के लिए, ठीक है। तो सिंपल है, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता है हमारा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। आई होप ये दोनों पॉइंट तो बहुत क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है पेनिट्रेशन इफेक्ट की। पहले ये और देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप करते हो हंट्स, पॉली और अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करके। अब इसमें क्या था, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले बताई थी मैंने, स्टेबल होती क्यों होती थी, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से और सिमेट्री की वजह से, ठीक है। तो अभी भी क्या होगा, अगर वो स्टेबल हैं, मतलब मैं तो यही ठीक हूँ, ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कि हम तो यही ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन अपने घूम रहे हैं, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, हमें नहीं निकलना बाहर। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है उनके इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब ये हो जाए कहीं पे भी हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड, तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी आयनाइजेशन की, ठीक है। 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब ये 2 क्या चीज़ है, पेनिट्रेशन और शील्डिंग इफेक्ट, इनको देखते हैं एक बार। अभी एक बार इसको देखो, ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है, न्यूक्लियस है, और ये जो और सर्कल बनाया है एस ऑर्बिटल से डिनोट कर रही हूँ इसको, ठीक है। एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो ये वाला तुम्हारा है मान लो 2s ऑर्बिटल, ठीक है, 2s मान के चलो इसको। और ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये दिख रहा है, क्या हो सकता है, ये p है ना, सिंपल, और ये इसी रेडियस का होगा, तो ये है 2p। अगर कोई इफेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है कि जितने रेडियस तक s फैला है उस वही रेडियस क्या होगी, p की भी होगी, वहीं तक फैला होगा, उतनी ही एनर्जी होगी, ठीक है। बट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो सोच के देखो, एक
खाली जो बॉल होती है हमारी, उसके अंदर मान लो तुम बैठे हो, तो चारों तरफ तुम अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकते हो, चारों तरफ से उसको खींचोगे तो तुम्हारा जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा देन सिर्फ दो डायरेक्शन में अगर लगा रहे हो तुम, यहाँ से लगा रहे हो तो तुम ज़्यादा खींच नहीं पाओगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ठीक है, बल्कि चारों तरफ अगर लगाओगे तो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचोगे। तो वही क्या हो रहा है, ये जैसे 2s है तो स्फेरिकल होने की वजह से हर एक डायरेक्शन से ये क्या करता है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो फील करता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, पास आ जाता है, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो होना तो चाहिए था ये इतनी डिस्टेंस पे, बट जो 2s है वो तुम्हारा मिलेगा यहाँ पे, ये सर्कल दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे होगा। और p ऑर्बिटल भी होगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स तो है ना, बट वो थोड़ा सा खिसकेगा, जैसे थोड़ा सा खिसक गया बस, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ है कि s ऑर्बिटल को ज़्यादा पास में खींच लिया, तो ये क्या हो गया, पेनिट्रेट हो गया है, पेनिट्रेट हो गया। पहले जो 1s से इतना डिस्टेंस पे था, अब 1s के पास आ गया है। तो ये जो फिनोमिनन हो रहा है यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि ये पेनिट्रेट कर गया अंदर की तरफ, ऑर्बिटल क्या हो गया, पेनिट्रेट कर गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का फिनोमिना है, तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है वो, तो क्या ही तुम उसका कंपैरिजन करोगे, 1s में है जैसे हाइड्रोजन का है, तो उसमें कोई आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं दिखेगा। और उसी की वजह से क्या होता है, उसकी जो एनर्जीज होती है वो सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करती है, s में है और p में है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 2s और 2p की एनर्जी बराबर होती है हाइड्रोजन में, 3s 3p 3d की बराबर हो जाएगी। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एनर्जी चेंज हो जाती है, s की एनर्जी अब कम हो गई ना p से, तो s नीचे आएगा फिर p भरा जाता है। इसलिए आया समझ में पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है पूरा का पूरा। और अगर अभी कुछ पले नहीं पड़ा है तो बस इतना ध्यान रखो कि जो s ऑर्बिटल होता है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, देन p देन d देन f, ये होता है, ये है पेनिट्रेशन पावर ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक बार इसको वीडियो को फिर से रोक के दोबारा देख लो या तो और खुद से सोचो कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग नाम से ही थोड़ा समझ आ रहा है, शील्ड जो होती है मार्वल वगैरह देखते हो तो शील्ड यूज़ करते हैं ना, तो शील्ड मतलब बचा के रखना, ठीक है। तो ये वो फिनोमिनन है जिससे एक ऑर्बिटल, जो ये वाला ऑर्बिटल है, अपने से बाहर वाले ऑर्बिटल्स का प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। मतलब आप प्रोटेक्ट कर रहे हो बाहर वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपसे बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको, उन तक उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं पहुंचाने दे रहे जितना डायरेक्टली पहुंच जाता आप नहीं होते तो, ठीक है। तो सिंपल सी अगर समझोगे तो सेम वही चीज़ है, जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है उसी से ये रिलेट करते हैं। जैसे ये s ऑर्बिटल यहाँ पे था और p यहाँ पे था, बराबर थे, लेकिन पेनिट्रेशन इफेक्ट से क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, पास आ गया s ऑर्बिटल मान लो यहाँ पे आ गया। तो ये s ऑर्बिटल क्या करेगा, जो न्यूक्लियस का, जो प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्ट फील नहीं होने देगा अपने से बाहर वालों को। सिंपल है कि ये रेडियस में चल रहा है, जैसे ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है और ये न्यूक्लियस है। पॉजिटिव यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इनके, तो न्यूक्लियस का इस पे इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्या करेगा, इस न्यूक्लियर चार्ज को जितना यहाँ तक पहुँचना चाहिए था उतना पहुँचने नहीं देगा, बीच में आ जाएगा, नहीं जाने दूंगा ऐसे करके। तो ये इसको यहाँ तक नहीं पहुँचने देगा इस न्यूक्लियर चार्ज को, तो इसके पास कम पहुँचेगा, ठीक है। तो ये है शील्डिंग इफेक्ट। अब नेक्स्ट जो 3s है उसको बचाने वाला ये भी है और 2s भी है, तो इसके पास तो और भी कम न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट पहुंचेगा। तो ये जो शील्डिंग वाला प्रोसेस है इसी को बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। इसी से क्या होता है, तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी का फर्क पड़ता है। अब सिंपल सी बात सोचो, इसके पास कम अट्रैक्शन फोर्स है तो इसको निकालना आराम से निकल जाएगा ना, ये वही बात है। और यही है, जितना ज़्यादा शील्डिंग हो जाएगा अंदर की तरफ वो उतनी ईजिली निकल जाता है। अब ये शील्डिंग के टर्म्स में एक चीज़ आती है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 प्रोटॉन थे, तो यहाँ पे +5 का जो इफेक्ट है वो फील होना चाहिए था इस इलेक्ट्रॉन को, बट होता नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, जितना तुम्हारे ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको जेड इफेक्टिव से डिनोट करेंगे। मतलब इतना फील होना चाहिए था बट हो नहीं रहा है, वो बीच में शील्डिंग की वजह से कम हो गया है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है तुम्हारे तक पहुँचते पहुँचते। तो उसको क्या बोलेंगे, जितना तुम्हारे पास अब पहुँचा है, लास्ट में कितना पहुँचा है वो है जेड इफेक्टिव, और वो किसके बराबर होता है, जेड माइनस सिग्मा, ऐसे डिनोट करेंगे इसको। जेड क्या है, आपका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर क्यों दिया, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितना पहुंचना चाहिए था, वही तो ना, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही इफेक्ट होना चाहिए था। तो ये है एटॉमिक नंबर, माइनस सिग्मा है कांस्टेंट, ये है स्लेटर्स कांस्टेंट, ठीक है।
एक कांस्टेंट है जिसको माइनस करना पड़ेगा आपके एटॉमिक नंबर में से। अब ये कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये स्लेटर रूल से आते हैं। स्लेटर कांस्टेंट है ना, स्लेटर्स के रूल से आते हैं, इतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अगर पढ़ना भी हो तो बेसिकली क्या करना है, एस और पी ऑर्बिटल के लिए बता देती हूँ, ठीक है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका एस और पी ऑर्बिटल में है तो जिस ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन उसके लिए 0.85 यूज़ करना है। छोड़ो इसको, बहुत लंबा है, इसको नहीं करना, बस इस इक्वेशन को ध्यान रखना है तुमने। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, मतलब कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर माइनस स्लेटर कांस्टेंट। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये स्लेटर कांस्टेंट वाला भी तुम्हें पढ़ाऊँ तो वो लास्ट में जो छोटे छोटे टॉपिक्स करवाऊंगी उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना। तो अब इससे क्या हुआ है कि एटॉमिक रेडियस का तुम्हें पता लगे, जैसे जैसे बढ़ेगा आराम से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन को, तो उससे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है तुम आराम से नहीं निकाल पाओगे, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड आ गई तो स्टेबल है वो नहीं निकलेगा वहाँ से, तो आयनाइजेशन एनर्जी फिर से इंक्रीज होगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट, जितना न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा, वही है ना पेनिट्रेशन, अंदर जाता जा रहा है, तो जितना जाता जाएगा उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा। तो इसलिए पेनिट्रेशन इफेक्ट का और ऑर्डर क्या था, एस पी डी और एफ। तो एस ऑर्बिटल को निकालना, अगर एक ही शेयर की तुम बात कर रहे हो तो एस ऑर्बिटल को निकालना मुश्किल होगा, देन पी, देन डी, देन एफ, ठीक है। आ गया समझ, एस को निकालना मुश्किल है तो पहले पी निकलेगा, उसके बाद एस को निकालना है। उसके बाद जेड इफेक्टिव क्या होता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाहर वालों की तरफ न्यूक्लियर चार्ज को पहुंचने नहीं देते और उसको बचा के रखते हैं। बचा के रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर तक कम इफेक्ट पहुंचेगा, कम अट्रैक्टिव रहेगा, तो उसको आराम से निकाल दोगे। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग जैसे जैसे इंक्रीज होगी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों को बता दिया मैंने। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ये जो इंक्रीज और डिक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, इसको नोट्स में अच्छे से लिख लो, बहुत काम आएगा। अभी आयनाइजेशन एनर्जी कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप देखते हैं। पहले क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप, इजी होता है क्योंकि वो, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं किसी भी ग्रुप में तो हमारा साइज क्या बढ़ता है, जाता है, बढ़ता ही जाता है यहाँ से नीचे नीचे, ठीक है। तो अब साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। समझा चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूँगी मैं, ठीक है। कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम होगा तो आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, इसलिए उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से, तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होती आएगी। सिंपल है, हर एक ग्रुप के लिए फॉलो करेगा ये। उसके बाद बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मतलब हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाना है तुमसे, ठीक है। घुमा फिरा के सीधे सीधे नहीं पूछेंगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा यूज होना ही है इसका। तो लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इधर से इधर जाते जाते क्या हो रहा है, साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, उसलिए कम हो रहा है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इधर जब जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। सिंपल सीधी सी बात है ना, साइज कम हो रहा है तो तुम्हें दिक्कत होगी, इतने बड़े में से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आराम से, लेकिन छोटा जो फ्लोरीन छोटा सा है उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, एक और रीज़न अगर तुम समझ सकते हो, तो फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने, तो 7 में से वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की है, ताकि उसकी 8 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा मैं, ठीक है, ये बोलेगा मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से है तो दे दो। तो उसकी लेने की टेंडेंसी है, देने की नहीं है। तो तुम कितनी ही एनर्जी दे दो, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तब जाके ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान कर सकते हो। और लिथियम में क्या है, 1s1 है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ा है, अंदर पूरे 8 है और 1 और है, तू तो एक्स्ट्रा है, तू तो जाए यहाँ से, हम पूरे हो जाएंगे ना 8, तो तेरी ज़रूरत ही नहीं है हमें, इसलिए ये तो तैयार बैठा उस इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे और वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो थोड़ी सी एनर्जी में निकल जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। इतना सा समझ आया कि इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस जेड, तो ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये स्ट्रेट नहीं होता, यहाँ पे आता है बेरिलियम की ज़्यादा हो जाएगी बोरॉन से। बेरिलियम की अगर इतनी है तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होगा, बोरॉन से ज़्यादा होगी। इनके रीजंस मैं बता रही हूँ अभी के लिए, तुम बस समझो, ग्राफ से ना याद रह जाएगा तुम्हें एग्जाम में। पूरा ऑर्डर अगर लिखने बैठोगे तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट वो हो जाती है, समझ में नहीं आता तुम्हें कि आगे था या पीछे था। तो ग्राफ से तुम्हें ध्यान रहेगा, स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम ने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह से जब तुम आगे जाओगे तो नाइट्रोजन फिर गड़बड़ कर देगा यहाँ पे,
नाइट्रोजन क्या करेगा, इस लाइन में ना जाके मैं तो ऊपर जाऊँगा ऑक्सीजन से भी ज़्यादा, ठीक है। तो फिर से ये ग्राफ क्या हो गया, ये बन जाएगा, ये ग्राफ बनेगा तुम्हारा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। कार्बन नाइट्रोजन की ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन फ्लोरीन, और लास्ट में आपका जो है नियोन हो जाएगा, ठीक है। नोबल गैस है। अब ये नोबल गैस एक्सेप्शन क्यों है और ये सब एक्सेप्शन क्यों है, ये पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बेरिलियम, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, 1s2 2s1। बेरिलियम की क्या हो जाएगी, 1s2 2s2, ठीक है। बोरोन की क्या होगी, 1s2 2s2 2p1। इतनी सी बात है। 1s2 लिथियम को तो भूल जाओ, इन दोनों को देखो, ये बेरिलियम की है और ये बोरोन की है। क्या तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा s ऑर्बिटल से, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, तो पहले ये निकलेगा ना। और शील्डिंग पेनिट्रेशन इफेक्ट से क्या होता है कि s ऑर्बिटल पास आ गया था, तो s को निकालना मुश्किल होता है p ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे s से निकलेगा, यहाँ पे p से निकलेगा, पेनिट्रेशन की वजह से s पास में है, s को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इसकी ज़्यादा हो गई है बोरोन के कंपेरिजन में, ठीक है। फिर ये इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन ने फिर से गड़बड़ क्यों की, नाइट्रोजन के अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो हो जाएगा P3 हो जाएगा यहाँ पे। और P3 क्या है, हाफ फील्ड नहीं है, 6 अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो फुल्ली फील्ड होता है P में, और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हाफ फील्ड हो गई। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, वो फिर से आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करेगी, इसलिए नाइट्रोजन की किससे ज़्यादा है, ऑक्सीजन से। आ गया समझ, दोनों एक्सेप्शन है, इसी की वजह से पूरा ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखना है। अब बाद में आता है, आपने तो बोला है मैम कि यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, सही है, लेकिन नियोन की ना बहुत ज़्यादा हाई होती है, यहाँ पे ग्राफ में ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर क्यों इतना ज़्यादा हाई क्यों होती है, क्योंकि इनकी क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी भी हाई होती है, ठीक है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ये ग्राफ समझ आया, पूरा ट्रेंड वगैरह समझ आ गया। एक ग्राफ में मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, तो एक ग्राफ दिख रहा होगा तुम्हें, इसमें क्या है कि हीलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा एटम है जिसके आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वो है हीलियम। क्यों, एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस है, दूसरा है वहाँ पे भी s इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तुम्हें, और s क्या होता है, ईजी नहीं होता है s से इलेक्ट्रॉन निकालना, इसलिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। स्मॉलेस्ट भी है, मतलब इनके कंपेरिजन में अगर करें तो स्मॉल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, s इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, इसलिए हीलियम की जो है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही होगी तुम्हें। आज की जो क्लास है उसमें इतना ही करते हैं, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंसी और मे बी वैलेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस यही है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।